दोस्तों, रंजना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यास्त के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। और सूर्यास्त एक जलवायु विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरे समस्त जलवायु विज्ञान में इसी की अवधारणा, इसी की संकल्प, इसी के जो है सिद्धांतों पर, इसी के नियमों पर, सूर्यास्त के आधार पर ही जो है अनेक प्रक्रियाएं संभव होती हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि सूर्यास्त का अर्थ क्या है। चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य से ही पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य जो है, सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। और सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा जो है अन्य गौण स्रोतों से भी मिलती है। जैसे आप कह सकते हो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भी मिलती है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा भी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है। तो सबसे सर्वप्रमुख ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी के लिए सूर्य ही है। तो अब हम जानेंगे सोलर इसका अर्थ क्या है। तो इंसोलेशन, सूर्यास्त जो इंसोलेशन से मिलकर, इंसोलेशन इसका मीनिंग है, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग का मतलब प्रवेशी, प्रवेशी या आने वाली, आने वाली। सोलर का मतलब सौर होता है, यानी सूर्य। इसका मतलब विकिरण होता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो प्रवेशी या आने वाली सौर विकिरण होता है। इसका यह शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी परिभाषा पर हम जाते हैं और इसकी परिभाषा होगी कि पृथ्वी को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को ही सूर्यास्त कहा जाता है। तो आप इस चित्र को बना सकते हैं। ये चित्र है, मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य सन, ये आपका अर्थ। ये सूर्य और हमारी अर्थ। सूर्य से जो है सौर विकिरण सभी दिशाओं में निकलती है, सभी दिशाओं में ही सौर विकिरण निकलती है। इन सबको सोलर रेडिएशन कहा जाता है। इन सबको सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, सौर विकिरण कहा जाता है। ये सब जो चारों दिशाओं में निकलते हैं। परंतु यह जब सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होती है, यह सौर विकिरण जब किसको, पृथ्वी को प्राप्त होती है, तो यह सौर विकिरण तो होती ही है, इसको सूर्यास्त कहा जाता है। यानी सूर्य से जो विकिरण निकलता है, सौर विकिरण, अनेक दिशाओं में फैलता है, अन्य ग्रहों पर भी लगता है, अन्य ग्रहों की तरफ भी जाता है। और यह जो है, जो निकलता है किरण जो है, जैसे सौर विकिरण कहा जाता है। और वह सौर विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, केवल पृथ्वी की बात करेंगे, उसे सूर्यास्त कहा जाता है, सूर्यास्त कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा को देख सकते हैं कि यह विकिरण अन्य दिशाओं में फैल रही, चारों तरफ सूर्य से विकिरित ऊर्जा विकिरण हो रही है। और इसमें जो है वह ऊर्जा जो केवल पृथ्वी की सतह को प्राप्त हो रही है, उसे ही सूर्यास्त बोला जाता है। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि पृथ्वी को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा सूर्यास्त कहा जाता है। देखिए, इसकी यही डेफिनेशन है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली, पृथ्वी को ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को ही सूर्यास्त कहा जाता है, केवल पृथ्वी को। अब सूर्यास्त के स्रोत के बारे में हम जानेंगे। या सूर्य के अंदर जो इतनी ऊष्मा आती है, इसका क्या स्रोत है, सूर्यास्त का स्रोत।
सूर्यतप का स्रोत। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के अंदर सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है। सूर्य के अंदर सूर्य के अंदर लगभग, आप समझ सकते हैं कि लगभग 90% हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के अंदर 90% हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के अंदर 90% हाइड्रोजन एटम्स, और लगभग जो है आपका हीलियम जो है 10% पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि सूर्य के अंदर 4 हाइड्रोजन मिल करके, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके ये बनाते हैं हीलियम 2He4 बनाते हैं। और प्लस बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर विकिरण या सौर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो यह समीकरण को आप समझ सकते हैं। अब यह क्या है, जो हाइड्रोजन का एटम है यह द्रव्यमान है, यह पदार्थ है, तो यह द्रव्यमान, इसको क्या कह सकते हैं, इसको द्रव्यमान आप बोल सकते हैं। और द्रव्यमान किसमें चेंज हो रहा है, ऊर्जा में। जब ऊर्जा में चेंज होगा तो बहुत अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगी, हमको ऊष्मा प्राप्त होगी। आप समझिए। तो आप देखेंगे कि जो है आइंस्टीन का एक प्रकाश जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, डेल्टा ई बराबर mc², इसमें वैरी करता है। तो डेल्टा ई बराबर mc² मतलब जहाँ क्या है, मास है। क्या है, मास। मास मतलब द्रव्यमान, पदार्थ मास। इसमें चेंज हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर ऊर्जा में। जरूर आप उदाहरण समझ सकते हो। जब आप किन्हीं 2 प्रकार की वस्तुओं को रगड़ते हो, जब आप रगड़ते हो तो उन देखते हैं आप, यह पाते हैं आप हैं कि उन वस्तुओं का तापमान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब रगड़ते हो आप तो उसका कुछ द्रव्यमान क्षय होता है और जब कुछ द्रव्यमान नष्ट होता है, और द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है और द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी द्रव्यमान हमें ऊर्जा में परिवर्तित, जब भी द्रव्यमान का क्षय हो गया, जब द्रव्यमान को घर्षण किया जाए, किसी द्रव्यमान को मिलाया जाएगा आपस में, तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इससे प्रक्रिया यहाँ पर लागू होती है कि सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो घर्षण करते हैं, जिससे द्रव्यमान किसमें परिवर्तित होता है, ऊर्जा में। ऊर्जा में परिवर्तित होने का बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। किसके अनुसार, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार। क्योंकि द्रव्यमान किसमें चेंज हो रहा है, ऊर्जा में चेंज हो रहा है, तो बहुत अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। आप देखिए, तो रेट ऑफ हीटिंग या रेट ऑफ इंसोलेशन को ही क्या कहा जाता है, सौर स्थिरांक कहा जाता है। सौर स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे सोलर कांस्टेंट। ये सिंपल एक फिनोमिना, आप इसको समझिए। देखिए, सूर्य से आप विकिरण निकल रही है, सूर्य से विकिरण निकल रहा है। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ सूर्य का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सूर्य की लगभग प्रति इकाई, सूर्य के प्रति इकाई क्षेत्र से लगभग 1,00,000 अश्वशक्ति, 1,00,000 अश्वशक्ति के बराबर ऊष्मा, 1,00,000 अश्वशक्ति के जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य के प्रति इकाई क्षेत्र से, प्रति इकाई क्षेत्र का काम मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया से, 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया से सूर्य के लगभग 1,00,000 अश्वशक्ति ऊर्जा निकलती है। और यह ऊर्जा जो है हम फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है।
ये ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब ना तो ये बदलती है ना तो घटती है, मतलब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन इसमें होता है, क्या लगभग बराबर ही रहती है। तो जब यह ऊर्जा, क्योंकि जब यह ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, जब यह ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है, क्योंकि ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए पृथ्वी के समस्त भागों में एक समान रूप से मतलब इसका वितरण तो होगा ही, बट इसको जानना लगभग कठिन कार्य हो जाएगा। तो हम एक आइडिया लेते हैं कि सूर्य के जो है सौर विकिरण जो पृथ्वी की सतह से देखिए, अब यहां से यह ऊर्जा सूर्य पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। इसके बारे में जानेंगे कि पृथ्वी के धरातल के, देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग, 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब कि हम छोटा सा एरिया लेते हैं यहाँ पर। 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेमी लंबाई हो गई आपकी, 1 सेमी चौड़ाई हो गई। 1 सेंटीमीटर भाग पर 1 मिनट तक, 1 वर्ग सेंटीमीटर भाग पर 1 मिनट तक लगातार पड़ने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा जो 2 ग्राम कैलोरी होती है, और इसको जो है या 1.4 लैंजली, इसको मापन इसका हम लैंजली में करते हैं, 1.94 लैंजली होती है। इसी को सौर स्थिरांक कहा जाता है। यह ऊर्जा हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि यह प्रति मिनट, हर मिनट यह ऊर्जा पृथ्वी के प्रति इकाई सतह को प्राप्त होती है। इसको ही सौर स्थिरांक कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर लंबाई, सेंटीमीटर चौड़ाई, यह क्षेत्रफल है। इसको प्रति मिनट मतलब इतने क्षेत्र को प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 ग्राम कैलोरी, या इसको कह सकते हो आप 1.94 लैंजली, या उष्मा की मात्रा लैंजली। तो पृथ्वी की जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो है लगभग, या प्रति इकाई क्षेत्रफल को मानोगे आप, 1 वर्ग सेंटीमीटर एरिया पर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी या 1.94 लैंजली ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका मान लगभग स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। देखिए, तो कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी की सतह को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा, या पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा हमेशा स्थिर होती है। इसी को ही कहा जाता है सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक बोला जाता है। तो और यह ऊर्जा जो हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम में आती है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी पर आती है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि तरंगे क्या होती हैं। तरंगे क्या होती हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, इनके बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट भी जानेंगे जो साइंस में दिए गए हैं। परंतु इसमें हम साइंस का अध्ययन हमको नहीं कर रहा, क्योंकि हम भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें हम साइंस कुछ बेसिक, परंतु बिना साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे भूगोल को समझ पाना आसान भी नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पहले साइंस से कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले हम तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे शायद, तो आप अगले टर्म में देखिए। सबसे पहले हम तरंग के बारे में बात करेंगे। वेव्स, देखिए तरंग वह माध्यम है, जैसे हम समझते हैं कि जब सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी की सतह पर, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से आती है। अब हम तरंग के बारे में जानेंगे, थोड़ा इसके बेसिक साइंस के बारे में जानेंगे कि तरंग वह माध्यम है जिसमें उस ऊर्जा का स्थानांतरण विक्षोभों द्वारा होता है। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, देखिए यह एक रस्सी है, यह बांधी हुई है। मान लीजिए रस्सी को सीधा इसे, मान लीजिए कोई किसी पकड़ा, किसी व्यक्ति ने, फिर ये तो असामान्य अवस्था है। जब हम रस्सी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्बेंस देते हैं, बल देते हैं, यह लगभग इस प्रकार से हो जाती है। देखिए, तो कहने का मतलब यह रस्सी का जो पदार्थ जिस वस्तु से रस्सी मिलकर बनी है, उसमें जो है उसके जो कण हैं स्थानांतरित नहीं होते हैं, बट डिस्टर्बेंस के कारण, मान लीजिए इस तरह से रस्सी को खींच कर दिया गया,
ये विक्षोभ उत्पन्न हो जाता रस्सी में। देखिए इस प्रकार रस्सी इस प्रकार होने लगती है इसकी गति। तो यह ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो अब सीधी जैसे जैसे रस्सी बढ़ेगी आगे, ऐसे ऐसे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती चली जाएगी। इसी प्रकार के डिस्टर्बेंस को हम तरंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप सिर्फ देखिए, जब आप तालाब में जाते हैं या फिर अन्य कहीं स्रोत में जाते हैं जहां पर पानी पाया जाता है, जब आप पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो किनारे तक ऊर्जा जो है इस प्रकार से चली जाती है। क्योंकि किनारे तक पानी स्थानांतरित नहीं होता है, यह ऊर्जा होते डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्बेंस के कारण जो ऊर्जा एक किनारे दूसरे किनारे तक धीरे धीरे क्या है पहुंच जाती है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, आप समझिए। जैसे मान लीजिए जल है, यहाँ पे कोई पत्थर गिरता है, इस प्रकार से ऊर्जा जो है इस प्रकार जो है किनारे तक पहुंच जाती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे देखिए, इस प्रकार आप देखे होंगे, इस प्रकार ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्जा किस प्रकार ऐसे ऐसे गति करती है जल में। देखिए ये क्या, यही तरंग है। अब तरंग के बारे में हम बेसिक जान, इसकी परिभाषा हमको पता लग गई। अब तरंग के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए तरंग के बेसिक, थोड़ा इसके हम सूत्र पे कुछ आते हैं फिजिक्स में। अब देखिए तरंग गति बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति होता है, ये सूत्र है तरंग का। तरंग गति जो है तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक चिन्ह है लैम्डा। इसको तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आप कुछ समझिए साधारणतः है इसको। जैसे देखिए आप ये है, देखिए अब समझिए, यहाँ पर कोई तरंग है, इस प्रकार तरंग गति करती है, आप जानते हैं। तो तरंग के जो है ऊपरी वाले भाग को, ये तरंग का ऊपरी वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, इसको कहा जाता है श्रृंग। इसको श्रृंग कहा जाता है, इसको गर्त कहा जाता है। देखिए जो निचला वाला पार्ट है इसको गर्त कहा जाता है। तो चाहे दो श्रृंग के बीच की दूरी ले लीजिए आप, चाहे दो गर्त के बीच की दूरी ले लीजिए। देखिए आप एक चित्र बनाइए यहाँ पर। देखिए एक केंद्र है, मान लीजिए केंद्र ए है, एक केंद्र बी है। तो यहाँ से जो है तरंगे चल रहे हैं, वाइब्रेट तरंगे चल रहे हैं। देखिए ये जो तरंगों का उभरा हुआ पार्ट है इसको बोला जाता है श्रृंग। इसको क्या कहा जाता है? श्रृंग। इसको जो निचला पार्ट है इसको गर्त बोला जाता है। तो चाहे दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। इसको तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को जो है, तरंग दैर्घ्य का मतलब, तरंग दैर्घ्य का मतलब तरंग की लंबाई से है, की लंबाई से है। सीधा सा तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। तो लगभग दो क्रमागत श्रृंगों एवं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को आप जब नापेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को ही तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो अब आवृत्ति देख लेते हैं। तो तरंग दैर्घ्य में जैसे ए निश्चित स्थान ए और बी है। अब ए निश्चित स्थान पे आप एक चीज और समझ सकते हैं, एक ए और बी स्थान पर 1 सेकंड में कितना टाइम, हमको टाइम पीरियड कितना लग रहा है? t बराबर 1 सेकंड। t बराबर 1 सेकंड में, तो t बराबर 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। देखिए तो t बराबर 1 सेकंड में एक स्थान दूसरे स्थान तक गुजरने वाले कंपनों को ही क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का आप सीधा अर्थ लगाइए, आवृत्ति का मतलब कंपन होता है निश्चित समय। कंपन कितने समय में? 1 सेकंड में। यानी कुछ निश्चित केंद्रों के बीच जो 1 सेकंड में होने वाले कंपनों को ही क्या कहा जाता है?
देखिए, आवृत्ति का मतलब कंपन होता है, और यह कंपन कितने कितने 1 सेकंड में नापा जाता है। यानी कुछ ए स्थान बी स्थान से जो 1 सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन को क्या कहा जाता है, कंपन को आवृत्ति कहा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यहीं पर ए समय भी है, यहाँ पर 1 सेकंड में जो है कण जो है तरंग की ऊर्जा जो ए से बी तक पहुंची है, तरंग ए से बी तक, इसमें कंपन जो है अधिक जगह नहीं हुआ, बहुत कम इसका कंपन हुआ है। तो कंपन कम हुआ तो इसका मतलब आवृत्ति इसकी क्या है, कम है। और जब इसमें आप देखेंगे ए स्थान बी स्थान तक बहुत सारे मतलब श्रृंगार बन गए हैं, इसका मतलब इसकी आवृत्ति क्या, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो गई है, छोटी हो गई है। तो कहने का सीधा मतलब है आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में उल्टा अनुपात होता है, विलोमानुपात होता है। तो आप समझ सकते हैं तरंग और इसमें विलोमानुपात होता है, इसीलिए कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में उल्टा संबंध पाया जाता है। देखिए, कहने का मतलब तरंग दैर्घ्य तरंग की लंबाई से है, और तरंग आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। कहने का मतलब जब कंपन अधिक होगा तो आवृत्ति अधिक पाई जाएगी, जब कंपन होगा अधिक तो तरंग की लंबाई कम हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि अगर देखा जाए तो लैम्डा एंटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। और एक बात देखिए आप, और ऐसा कहा जाता है कि सौर विकिरण लघु तरंग दैर्घ्य वाला होता है और पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला। तो लघु सौर विकिरण को लघु तरंग कहा जाता है, लघु तरंग विकिरण बोला जाता है। क्यों, इसका कारण इसके पीछे देखिए कारण, लघु तरंग विकिरण क्यों बोला जाता है, अब इसके पीछे हम कारण देखेंगे। देखिए, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनमें ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा ज्यादा होती है, ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मा अधिक होने के कारण जो है आप जानते हैं ऊष्मा किसी वस्तु के जो है कण होते हैं, किसी वस्तु के कणों या परमाणुओं में उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए, देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई पिंड है, ये बर्फ या ठोस पदार्थ है, इसको हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं, इसके जो पदार्थ जो परमाणु फिर सटे हुए हैं, बहुत पास से, में कोई गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें सभी लोग शांत अवस्था में है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, जब इसमें हम इसको दे देते हैं बाहर से ऊष्मा, जब बाहर से इसको हम ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, तो एक कण जो होते हैं इनके बीच की दूरी, अब जब ऊष्मा देंगे तो कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जब द्रव में भी क्या करते हैं, इस परमाणु व्यवस्थित होते हैं, जब द्रव में भी हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने के बाद किसमें परिवर्तित, गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। तो गैस की अणु जो है बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो आप अगर नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो जब हम सूर्य से ऊष्मा मिलती है बहुत अधिक मात्रा में, तो जब ऊष्मा मिलती है तो गैसों में या कणों में, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और जब पदार्थ के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जब विकिरण के जो परमाणु होते हैं, जो फोटॉन होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनमें कंपन क्या हो जाता है, कंपन बढ़ जाता है। और जब कंपन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आवृत्ति अधिक हो जाती है, क्योंकि कंपन पे ही आवृत्ति अधिक है, क्योंकि जितने ज्यादा कंपन होगा 1 सेकंड में उतने ज्यादा जो है आवृत्ति जो है जनरेट होगी, आवृत्ति बढ़ जाएगी। और क्योंकि आप जानते हैं जब आवृत्ति अधिक होगी तो तरंगे क्या हो जाएंगी, छोटी होती चले जाएंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा 1/f के अनुसार तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए सौर विकिरण को हम क्या कहते हैं, लघु तरंग विकिरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी आधार पर देख सकते हो तापमान का तरंग दैर्घ्य के साथ उल्टा अनुपात होता है। तरंग दैर्घ्य
के साथ उल्टा अनुपात होता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा यानी ऊष्मा बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़े परमाणु गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के कारण जो है तरंग की लंबाई घट जाएगी। इस कॉन्सेप्ट आपको लगभग समझ में आ गया होगा। यानी अगर टेम्परेचर किसी वस्तु का अधिक है तो उसकी तरंग की लंबाई की उसकी जो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य छोटी हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के नियम दिए हैं, बट भूगोल के लिए ज्यादा आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस बेसिक साइंस को अपने दिमाग में रख रहेंगे। अब हम जानेंगे पार्थिव विकिरण। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सौर विकिरण लघु तरंग हो जाती है, तो पार्थिव विकिरण जो है दीर्घ तरंग हो क्यों कहा जाता है, आपको अब लगभग समझ में ही आ गया होगा। तो पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंग क्यों कहा जाता है। पूरी तरह से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। पार्थिव विकिरण को दीर्घ तरंग क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो आप इसके भी कारण को समझ लीजिए। देखिए, जब सूर्य से एनर्जी पृथ्वी पर आती है, सौर ऊर्जा जब पृथ्वी पर सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी का जो, मान लीजिए पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो जैसे ही रात्रि होती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी प्राप्त करना उस पर बंद हो जाती है। तो जो सामने का जो सतह का वायुमंडल होता है, जो सतही वायुमंडल होता है जो सामने का, ये धीरे धीरे क्या, अब देखिए यह ठंडा होने लगता है। जैसे रात्रि होती है यह ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाने के बाद इसका टेम्परेचर लो हो जाता है। तो अधिक तापमान और कम तापमान के बीच क्या उत्पन्न होती है, ताप प्रवणता उत्पन्न होती है। ताप प्रवणता यानी तापमान का ढाल उत्पन्न हो जाता है। तो यहां से उष्मा जो है, पृथ्वी से उष्मा निकलना चालू हो जाती है, किसके रूप में, दीर्घ तरंग विकिरण की। इसको बोला जाता है शॉर्ट लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसके पीछे कारण यही है कि इसके यह जो दीर्घ तरंग इसलिए निकलती है क्योंकि उसमें उस सूर्य के तुलना में तापमान इसका क्या होता है, इसका तापमान कम होता। तापमान कम होगा तो परमाणुओं की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, परमाणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आएगी तो उनके बीच कंपन कम हो जाएगा, कंपन कम होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी, आवृत्ति कम होगी तो लैम्डा एंटी प्रोपोर्शन एफ के अनुसार तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी, तरंग दैर्घ्य यानी तरंग की लंबाई बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको जो है LWR कहा जाता है, LWR का मतलब लॉन्ग वेव रेडिएशन, यही है इसका फिनोमेना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जिस तरंग में ज्यादा एनर्जी होती है, जिस तरंग में उसकी आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि उसमें कंपन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि ऊष्मा अधिक होने से परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका कंपन अधिक होगा। तो कंपन अधिक होने की वजह से यदि तरंग दैर्घ्य लैम्डा अगर क्या है, कम है, तरंग दैर्घ्य क्या है आपका, अगर लैम्डा कम है तो आवृत्ति अधिक होगी तो तरंग की प्रतिभेदन क्षमता, तरंग की प्रतिभेदन क्षमता, तरंग की प्रतिभेदन क्षमता अधिक होगी। कहने का मतलब आवृत्ति अगर अधिक होगी
तो तरंग की प्रतिवेदन क्षमता भी अधिक हो जाएगी। तो आप विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, तरंग अगर किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, कम होगी, आवृत्ति उसकी अधिक हो जाएगी, उसकी तरंग की प्रतिवेदन क्षमता अधिक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर गामा रेज जो होती है, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है बहुत छोटी होती है और आवृत्ति बहुत अधिक होती है, इसकी प्रतिवेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक्स रेज की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज की, विजिबल रेज की, यह तरंगे प्रायः दिखाई नहीं देती है, मतलब ये अदृश्य होती है, जो दिखाई देती नहीं है। इनको शॉर्ट वेव रेडिएशन कहा जाता है। इनको शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण कहा जाता है। इनकी आवृत्ति अधिक होती, इनकी आवृत्ति जो है बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होने से इनकी प्रतिभेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ किसी भी चीज को पार कर जाएंगे। जैसे एक्सरे आप देखते हैं, जब एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे जो है मांसपेशियों को पार करके लगभग हड्डियों में भी हड्डियों को भी पार कर जाता है। तो हड्डी में जब मतलब इसलिए जो यहाँ पे टूटी फूटी हड्डियां होती हैं वो दिखाई देती हैं, वहां से भी पार कर जाता है। तो बहुत सूक्ष्म तरंगे होती हैं सब। तो इसके बाद ये विजिबल रेज है, जो हल्का फुल्का दिखाई देती है। इंफ्रारेड वेव और माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इन सबको दीर्घ तरंग विकिरण यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन कहा जाता है। देखिए, लॉन्ग वेव रेडिएशन बोल जाता है या दीर्घ तरंग विकिरण। इनकी प्रतिवेदन क्षमता जो होती है इन तरंगों की तुलना में कम पाई जाती है। तो अब इसके बारे में अब एक कॉन्सेप्ट और हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर इतनी सारी बातें हैं, आपको ये जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में समझ में आ गया होगा। इतनी गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, परावैंगनी किरणें और विजिबल दृश्य किरणें जो होती हैं, ये सब लघु तरंग दैर्घ्य विकिरण का उदाहरण होती हैं। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव जो है ये सब दीर्घ तरंगों की उदाहरण होती हैं। तो बस हमको भूगोल में केवल इतना ही जानना है, थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं, सब उनका निर्माण कैसे होता है। देखिए, 2-3 चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर पदार्थ का विघटन या पदार्थ ऊर्जा में जब बदलता है, जब कोई पदार्थ ऊर्जा में बदलता है तो उसमें जो तरंग की आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ये आपको याद रहना चाहिए। जब पदार्थ ऊर्जा में, वजह से सूर्य में जो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है, तो वहां से जो है जो ऊर्जा निकलेगी उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होगी। जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा जो होती है बहुत छोटी हो जाएगी। और जब ऊर्जा जैसे पृथ्वी से जो सौर विकिरण आती है, जब पार्थिव ऊर्जा मतलब जब सौर ऊर्जा पार्थिव ऊर्जा में बदलती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर आ गई तो टेम्परेचर ज्यादा होगा पृथ्वी की सतह का, तो जब पृथ्वी से ऊर्जा निकलने लगती है तब यहाँ पर ऊर्जा ही किसमें बदलती है, ऊर्जा ही ऊर्जा में चेंज हो जाती है। जैसे वो आप समझ सकते हो, ऊर्जा जैसे पृथ्वी से टेम्परेचर निकलता है अभी ऊर्जा ही होती है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान क्षय तो होता नहीं है, ऊर्जा बदलती है। तो जो तरंग होती है इसकी आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति कम होने से तरंग दैर्घ्य अधिक हो जाती है। तो बस दोस्तों, यहीं तक अपने जो यहाँ तक हम अपने वीडियो में था, आपने सीखा है यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। और हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में हम निष्कर्ष को जानेंगे। तो यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस यहाँ पर हम यहीं तक अपने बातों को समाप्त करते हैं। अब बस अगली बातें जो हैं, अगले जो टर्म है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।